नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया साइंस चैनल के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कोरोना को हराना है। कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया भर में चिंता का विषय बना है। सरकार तो अपनी तरफ से जो जरूरी कदम है वो उठा ही रही है, लेकिन हम और आप ऐसे वक्त में क्या कर सकते हैं, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर मैक्स हेल्थ केयर डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा। डॉक्टर बुद्धिराजा, बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया साइंस चैनल पर। डॉक्टर साहब, ये जो डेल्टा वेरिएंट है जिसकी वजह से पिछली बार बड़ी संख्या में लोग भारत में संक्रमित हुए थे, क्या ये नया ओमिक्रॉन वेरिएंट उससे भी ज्यादा संक्रामक है? देखिए, ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेन है ओमिक्रॉन, इसमें जो म्यूटेशंस हैं वो डेल्टा से कहीं ज़्यादा हैं। तो इसमें लगभग 50 के करीब म्यूटेशंस हैं, बट वो खाली नंबर इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो म्यूटेशंस वायरस के किस एरिया में हैं, किस पोर्शन में हैं, वो बहुत क्रिटिकल होता है। तो इसमें अगर हम देखें तो 30 म्यूटेशंस ऐसी जगह पे हैं जिसको हम स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं, और स्पाइक प्रोटीन एग्ज़ैक्टली वो पोर्शन है वायरस का जिसके अगेंस्ट हम वैक्सीन्स बनाते हैं। और इन 30 में से 10 ऐसी जगह पे हैं जिसको हम बोलते हैं रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन, आरबीडी। ये वायरस का वो हिस्सा है जो जब इंसान के अंदर जब वायरस आता है तो वो जब सेल के अंदर घुसने की कोशिश करता है तो वो एरिया है ये। तो ये दोनों म्यूटेशंस जो दोनों एरियाज हैं बड़े क्रिटिकल हैं और इनमें बहुत ज्यादा म्यूटेशंस हैं। तो इसकी वजह से ये देखा जा रहा है कि ये वायरस जो है ये ज्यादा संक्रामक है, ज्यादा ट्रांसमिसेबल है, पर्सन टू पर्सन, ज्यादा इन्फेक्शियस है। तो एक हम एपिडेमियोलॉजी में वर्ड यूज करते हैं आर नॉट, आर जीरो, कि वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे कितनी एक आदमी में जब वायरस आया था वो कितनों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो एक से ज्यादा अगर ये नंबर है तो ये बिल्कुल महामारी का रूप ले लेता है, मतलब पैंडेमिक, एपिडेमिक का रूप ले लेता है। तो इस वायरस में साउथ अफ्रीका में ये देखा गया है कि ये नंबर 1 से 1.3 से 1.6 से 1.9 पे पहुंच गया है। मतलब प्रैक्टिकली 1 से 2, 2 से 4 ऐसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ सकता है। तो ये इन्फेक्शियस तो ज़्यादा है ही है, और ये सोचा जा रहा है कि जो डेल्टा स्ट्रेन अभी तक सबसे इन्फेक्शियस था, ये उससे भी ज़्यादा इन्फेक्शियस है, और जहाँ-जहाँ पे डेल्टा पूरी दुनिया में फैला हुआ है, ये इसको धीरे-धीरे रिप्लेस कर देगा क्योंकि ये ज़्यादा इन्फेक्शियस है। लेकिन क्या इन्फेक्शियस का ये भी मतलब है कि उतना ही सीरियस है या उससे ज़्यादा सीरियस है डेल्टा? ये अभी देखना अभी हमें लगेंगे कम से कम साइंटिफिक वर्ल्ड को 2 हफ्ते इस चीज़ का आंसर देने के लिए। बट जो इनिशियल रिपोर्ट्स साउथ अफ्रीका से आ रही हैं वो ये है कि ये वायरस इन्फेक्शियस ज़रूर है, लेकिन इतना ज़्यादा सीरियस बीमारी नहीं कॉज़ करता। इनफैक्ट ज़्यादातर लोगों में ये देखा गया है कि जो बीमारी हुई है इससे, वो माइल्ड बीमारी है, खासकर एडल्ट्स में तो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक है, कोई लक्षण ही नहीं होते। बच्चों में थोड़े बहुत फिर भी लक्षण कॉज़ कर रहा है, लेकिन सीरियस कंडीशंस, हॉस्पिटलाइज़ेशन, डेथ्स, ये बहुत ज़्यादा इस वायरस से, स्ट्रेन से फॉर्च्यूनेटली अभी तक नहीं देखी गई। डॉक्टर साहब, इसके लक्षण क्या होते हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के? क्या जो लोग डेल्टा वेरिएंट से इन्फेक्ट होते हैं उनमें लक्षण कुछ और होते हैं, और ओमिक्रॉन वेरिएंट से जो लोग संक्रमित हैं उनमें लक्षण कुछ और होते हैं? नहीं, देखिए, लक्षण के बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि ये डेल्टा स्ट्रेन है या ओमिक्रॉन स्ट्रेन है या ओरिजिनल जो स्ट्रेन है वो था। ये बेसिकली है तो कोरोना वायरस ही, कोविड ही है। तो जो लक्षण कॉज़ करता है वो जो टिपिकल एक वायरल बीमारी के हैं कि फीवर होगा, ज़ुकाम, खाँसी होगा, सिर में दर्द होगा, बॉडी एक्स होंगी, पेट खराब हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। तो ये एक कॉमन सिम्पटम्स हैं जो किसी भी वायरल बीमारी में हैं। लेकिन ये अभी इनिशियल रिपोर्ट्स में ये थोड़ा-सा इंटरेस्टिंगली देखा गया है कि जो ओमिक्रॉन स्ट्रेन के जो मरीज़ हैं, उनमें ज़्यादातर ये बीमारी एसिम्प्टोमेटिक रही है, मतलब कोई सिम्पटम ही नहीं है, कोई लक्षण ही नहीं है। तो ज़्यादातर लोग एसिम्प्टोमेटिक होंगे, और जिनमें सिम्पटम्स हैं, उनमें ये देखा गया है कि हेडेक, बॉडी एक्स, थोड़ा नॉज़िया वाली फीलिंग, ये दूसरे प्रीवियस कोविड म्यूटेशन स्ट्रेन्स से कहीं ज़्यादा है इसमें। अब ये ऑब्वियसली देखना बाकी है कि अल्टीमेटली जब ज़्यादा नंबर्स होता है तो क्या यही लक्षण रहते हैं? अब पहले हम कोविड में कहा करते थे लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट, वो अभी तक कहा जा रहा है कि ये इस पर्टिकुलर स्ट्रेन से वो काफ़ी कम है, में कम देखा जाता है जो ओरिजिनल डेल्टा स्ट्रेन या प्रीवियस स्ट्रेन्स में था। बट अभी मैं फिर कह रहा हूँ कि ये बहुत इनिशियल रिपोर्ट्स हैं। दुनिया को अभी आगे 2-3 हफ्ते, 4 हफ्ते लगेंगे इस पे और नॉलेज गेन करने के लिए और ज़्यादा डाटा कलेक्ट करने के लिए कि कोई स्पेसिफिक लक्षण हैं, जो हम कह सकें ये ओमिक्रॉन के हैं। अभी तक ऐसा कोई दिखा नहीं। डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि अभी तक जो पता चला है लक्षण इसके बहुत माइल्ड हैं। अब ऐसे में
चिंता और ज़्यादा बढ़ जाती है कि मान लीजिए अगर किसी को इसका इन्फेक्शन है भी, तो वो टेस्ट कराएगा या नहीं कराएगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। ऐसे में वो एक कैरियर बन सकता है इसको बढ़ाने का। तो लोगों को डॉक्टर साहब ऐसे में क्या सलाह देंगे कि कब लोग जाएं अपना टेस्ट कराने के लिए? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा और इसका आंसर मैं फिर वही इनिशियल जो साउथ अफ्रीका से, बिकॉज़ अभी सबसे ज़्यादा जो एक्सपीरियंस है अभी वो साउथ अफ्रीका से ही है। तो उसमें ये देखा गया है कि ज़्यादातर एडल्ट्स जो हॉस्पिटलाइज़ हुए हैं, उनमें ये बीमारी कैसे डायग्नोज़ हुई, ये वो एडल्ट्स थे, ये वो पेशेंट्स थे जो हॉस्पिटल में किसी और कारण से आए। कोई सर्जरी करवाने के लिए आए या किसी और बीमारी से आए या डायलिसिस हो रहा था या कैंसर के पेशेंट्स थे। और हॉस्पिटल्स में आजकल प्रोटोकॉल है कि जब भी आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो एक रूटीनली कोविड टेस्ट किया जाता है। तो इन सब पेशेंट्स में कोविड टेस्ट एडमिशन के टाइम किया गया और बड़ा सरप्राइजिंगली उन्होंने देखा कि इनको कोई कोविड वाले लक्षण नहीं थे, लेकिन टेस्ट करने पे बहुत सारे लोग पॉजिटिव मिले। फिर उन्होंने उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस किया, जो कि घर के रिलेटिव्स, रिश्तेदार, फ्रेंड्स वगैरह थे, प्रोफेशनल सर्कल था। अगेन उनमें से किसी को कोई सिम्टम्स नहीं था, लेकिन जब उन्होंने टेस्टिंग करी, तो उनमें से भी बहुत सारे लोग पॉजिटिव आए। दूसरा ये देखा गया कि और ये प्रिज्यूम ये किया जा रहा है कि ये वो पॉपुलेशन है जो वैक्सीनेटेड है और वैक्सीनेशन के बाद जब ओमिक्रॉन होता है तो जनरली बहुत माइल्ड होता है और एसिम्प्टोमेटिक होता है। लेकिन बच्चों में जिनमें अभी वैक्सीनेशन नहीं हुआ था, उसमें उन्होंने फिर भी देखा कि कुछ इसके जो नॉर्मल कोरोना वायरस वाले लक्षण हैं, वो बच्चों में पाए गए थे, जैसे बुखार है, बॉडी एक्स है, हेडेक है, वो चीज़ें उनको उनमें मिली। तो आपका सवाल है कि ये टेस्टिंग कैसे लगे? तो पता ये रहेगा कि जी देखिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम टेस्टिंग करेंगे, तो जो हाई रिस्क पीपल हैं, जो कॉन्टैक्ट्स हैं, सो टेस्ट, ट्रैक एंड आइसोलेट। मतलब जैसे अगर हम कहें कि एक हाई रिस्क, जैसे इंडिया के लिए, इंडिया को अब क्या करना चाहिए? हाई रिस्क नेशंस हैं कि जहाँ से फ्लाइट्स आ रही हैं, तो वो जो अब हमने एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स डाले हैं, एसओपीज़ डाले हैं, आई थिंक वो बहुत स्ट्रिंजेंट हैं और वो ज़रूरी भी हैं। क्योंकि लक्षण कोई है नहीं, तो कैसे पता, अगर वो उनको हमने पैसेंजर्स को बाहर निकलने दिया, कम्युनिटी में जाने दिया, तो कम्युनिटी स्प्रेड हो जाएगा। ऑलरेडी वायरस कम्युनिटी में है, बट फिर भी हमें उसको जितना एंट्री हम रोक सकें, जितना हम नए मरीजों को या नए कैरियर्स, जैसे आपने वर्ड यूज़ किया, उनको रोक सकें, तो वो बहुत अच्छा होगा। और ये बीमारी हमने देखी है कि वैक्सिनेटेड लोगों में भी, जिसको हम बोलते हैं ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस, या जिसको प्रीवियसली पहले कोविड हो चुका है, जिसको हम बोलते हैं री इन्फेक्शन, दोनों कंडीशंस कॉज कर सकता है। तो ये री इन्फेक्शन भी कर सकता है, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस भी कर सकता है, बच्चों में भी कर सकता है इन्फेक्शन। और लक्षण इसके बहुत ही सटल या ना के बराबर होते हैं, इसलिए हमें बहुत हाई लेवल ऑफ इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखना है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीनिंग करेंगे आरटी-पीसीआर से, इवन एंटीजन टेस्ट से, उतने ही ज़्यादा पिकअप होंगे और फिर हम इनको आइसोलेट करेंगे। तो यही तरीका है कि कम्युनिटी में हम इस बीमारी को एक बहुत स्पीड से बढ़ने से धीरे कर सकें, रोक सकें। जी, डॉक्टर साहब एक और बड़ा सवाल ये है कि इसकी टेस्टिंग का तरीका क्या है? जो नॉर्मल आरटी-पीसीआर टेस्ट है, क्या उससे ये पता चल सकता है कि किसी को ओमिक्रॉन वेरिएंट का इन्फेक्शन है या नहीं है? अगर नहीं पता चलता तो फिर तरीका क्या है? पता कैसे चलेगा किसी को कि इसको नॉर्मल किसी और वेरिएंट से इन्फेक्शन है या फिर ओमिक्रॉन वेरिएंट से? देखिए, जहाँ तक एक स्क्रीनिंग और इनिशियल डायग्नोसिस का सवाल है कि पेशेंट को कोविड इन्फेक्शन है कि नहीं, अभी ओमिक्रॉन की बात नहीं कर रहा। तो वो तो गोल्ड स्टैंडर्ड आपका आरटी-पीसीआर ही है। रैपिड स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है, वो भी कर सकते हैं। इन दोनों टेस्ट से अ, ओमिक्रॉन स्ट्रेन भी पिकअप हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ओमिक्रॉन स्ट्रेन कम पिकअप होता है और डेल्टा ज़्यादा पिकअप होता था, वो नहीं है। बट एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अब हमें डेल्टा और ओमिक्रॉन के बीच में अगर डिफरेंशिएट करना है, पता लगाना है कौन-सा है, तो जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, जो बेस्ट टेस्ट है, वो जीनोम सीक्वेंसिंग ही है। लेकिन ओमिक्रॉन स्ट्रेन की एक बिकॉज़ उसकी जो म्यूटेशंस, जैसे मैंने शुरू में बताया था, एस प्रोटीन में, जो स्पाइक प्रोटीन में है, उसकी वजह से होता क्या है कि जब हम आरटी-पीसीआर टेस्ट करते हैं, तो उसमें हम नॉर्मली 3 डोमेन्स पिक करते हैं, एक एन डोमेन, एक एनवेलप डोमेन और एक स्पाइक डोमेन। तो जो एस डोमेन है, वो इसमें पिकअप नहीं होता, तो उसको हम साइंट टेक्निकली एक वर्ड बोलते हैं, एस जीन ड्रॉप आउट। तो वो कुछ आरटी-पीसीआर टेस्ट जो अच्छे किट्स हैं, उनमें वो चीज़ पिकअप हो जाती है। तो जब हम रूटीन आरटी-पीसीआर टेस्ट करते हैं, ओमिक्रॉन टेस्ट में एस जीन ड्रॉप आउट का एक फिनोमेना दिख सकता है, जिससे हम सस्पिशन हमें हो सकती है कि ये प्रोबेबली जो आरटी-पीसीआर में जब एस जीन नहीं दिख रहा, तो ये ओमिक्रॉन हो सकता है। लेकिन कन्फर्मेशन उसकी फिर भी हम जीनोमिक सीक्वेंसिंग से ही करते हैं। तो आजकल यही प्रोटोकॉल है कि जैसे अगर ट्रैवलर्स आ रहे हैं, फॉरेन ट्रैवलर्स, उनमें से कोई पॉजिटिव आता है सैंपल आरटी-पीसीआर का, तो इमीडिएटली उसका सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाता है, जिसका रिजल्ट आने में
5 से 7 दिन लगते हैं। जी, डॉक्टर साहब एक और लोगों के मन में सवाल ये है कि वो लोग जो पहले कोरोना के किसी वेरिएंट से संक्रमित हो चुके हैं और ठीक हो चुके हैं और साथ ही साथ वो लोग जो दोनों वैक्सीन लगा चुके हैं, क्या ऐसे लोगों को इस वेरिएंट से इन्फेक्शन होने का खतरा कम है या फिर जो इससे बीमारी होती है उसके गंभीर होने का खतरा कम इस है? सवाल का मैं 2 पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे करना चाहूँगा। एक तो ये है कि डेफ़िनिटली अगर एक बंदा पूरी तरह वैक्सिनेटेड है, मतलब 2 उसको डोज़ेज़ मिल चुकी हैं, या उसको इन्फेक्शन हो चुका है, या मतलब इन्फेक्शन भी हो चुका है और वैक्सीन्स भी मिल चुकी हैं, तो ऐसे लोगों में डेफ़िनिटली एक इम्यूनिटी बेटर बनी हुई है। चाहे वो वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी हो, चाहे वो नेचुरल डिज़ीज़ से इंड्यूस्ड इम्यूनिटी हो। तो ऐसे पेशेंट को, ऐसे इंसान को अगर ओमिक्रॉन स्ट्रेन से इन्फेक्शन होता है, तो डेफ़िनिटली वो इन्फेक्शन माइल्ड होएगा। और यहाँ तक ये इवन एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है। ऐसे पेशेंट्स में जनरली देखा गया कि हॉस्पिटलाइज़ेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, और बहुत रेयरली अगर हॉस्पिटलाइज़ेशन की ज़रूरत पड़े भी तो डिज़ीज़ कोई बहुत ज़्यादा सीवियर प्रोग्रेस नहीं करती, और अभी तक साउथ अफ्रीका में तो उन्होंने कोई भी डेथ नहीं देखी वैक्सिनेटेड लोगों में। लेकिन दूसरा पार्ट क्वेश्चन का ये हो सकता है कि क्या वैक्सिनेशन के बाद भी, और क्या इन्फेक्शन प्रीवियस इन्फेक्शन किसी और स्ट्रेन से होने के बाद भी आपको क्या ओमिक्रॉन स्ट्रेन से इन्फेक्शन हो सकता है? उसका आंसर है यस, हो सकता है। इसीलिए ये कहना कि अगर मैं वैक्सिनेटेड हूँ, ये मुझे पहले कोविड हो चुका है, तो अब मुझे बिल्कुल बिंदास रहना है, मुझे कोई कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं करना, मुझे मास्क नहीं करना, तो वो बिल्कुल गलत होगा। इनफैक्ट इसमें मैं एक बड़े इंटरेस्टिंग एनालॉजी देता हूँ कि जब आप ड्राइव करते हैं गाड़ी, तो आप सीट बेल्ट पहनते हैं। सीट बेल्ट पहनने का ये मतलब नहीं है कि गाड़ी को आप 150 की स्पीड पे भी चलाएँगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। सीट बेल्ट का सिर्फ ये रोल है कि अगर एक्सीडेंट होता है गाड़ी का, तो आपको इंजरी कम होएगी, आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। वैक्सीन का यही रोल है। वैक्सीन लेने का ये मतलब नहीं है वैक्सीन लेने के बाद आपको कोविड नहीं हो सकता। लेकिन हो सकता है, लेकिन होगा तो माइल्ड होगा, और जनरली उसका कोई एक फ्लू वायरस की तरह, एक नॉर्मल इन्फ्लुएंजा की तरह ही वो बिहेव करेगा। लेकिन फिर भी आप ये इन्फेक्शन दूसरे इंसान को दे सकते हैं, आप फिर भी इन्फेक्शियस रहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि मास्क पहनना, और ठीक तरह से मास्क पहनना, ये नहीं कि नीचे लटका के रखा हुआ है, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, अननेसेसरी क्राउडेड प्लेसेस में जाना या क्लोज्ड प्लेसेस में रहना, ये ठीक नहीं होगा। डब्ल्यूएचओ भी आज भी यही कहता है, सरकार भी आज भी यही कहती है कि वैक्सीनेशन, 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 लेकिन उसके बावजूद भी आपको ये जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, इसको नहीं भूलना है। सर कौन से लोग ऐसे हैं जिनको कि सबसे ज़्यादा खतरा है इस वेरिएंट से संक्रमित होने का? सो सबसे पहला ग्रुप होगा अनवैक्सीनेटेड। जो भी अनवैक्सीनेटेड लोग हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बूढ़े-बुजुर्ग हैं, चाहे वो एडल्ट्स हैं, वो एक हाई रिस्क पॉपुलेशन रहते हैं। दूसरा है एल्डरली पॉपुलेशन, मोर देन 65 ईयर्स। तीसरा, इस वेरिएंट में हम ये देख रहे हैं थोड़ा बच्चों में भी थोड़ा इन्फेक्शन रेट बढ़ा हुआ है, पर प्रोबब्ली वो हो सकता है क्योंकि वो ग्रुप अभी वैक्सीनेट नहीं हुआ। और एक ग्रुप जिसको हम बोलते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड ग्रुप। कैंसर के पेशेंट्स हैं, डायबिटीज़ है, हार्ट डिज़ीज़ है, किडनी डिज़ीज़ है, लिवर की प्रॉब्लम है, आप हाई डोज़ स्टेरॉइड्स पे हैं। कोई भी ऐसी बीमारी, किडनी की बीमारी है, जो भी ऐसी कोई बीमारी जिससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी, इन्फेक्शन को फाइट करने की क्षमता कम होती है, उससे रिस्क होता है। तो ये सब एट रिस्क। दूसरा मैं कहूँगा कुछ प्रोफेशनल जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिनका एक एक्सपोज़र टू इन्फेक्शंस बहुत हाई रहता है। ये सब एट रिस्क ग्रुप्स हैं। इन ग्रुप्स में इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा रहता है। इसीलिए बात होती है कि इनको हमें श्योर होना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना वैक्सीनेशन लेंगे, वो ससेप्टेबल पॉपुलेशन एट रिस्क ग्रुप कम होता रहेगा। और इस दुनिया से अगर इस पैंडेमिक को हमने खत्म करना है, तो वो तभी हो पाएगा जब एक-एक इंसान इस दुनिया में वैक्सीनेशन ले लेगा। अगर अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन रह जाती है, तो वहाँ से नए-नए म्यूटेंट्स आते रहेंगे और ये पैंडेमिक खत्म नहीं होने वाला। जी, डॉक्टर साहब आपने बच्चों की बात की। अभी तक ये कहा जा रहा था कि बच्चों में नेचुरल इम्यूनिटी जो है वो बड़ों के मुकाबले में ज़्यादा होती है, इसलिए उनको वैक्सीनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं भी है, ये भी बात कही जा रही थी। तो क्या वो इस वेरिएंट के ऊपर लागू नहीं होता? क्या ऐसा कोई अभी तक ऐसा केस आया है कि बच्चों के लिए ये ज़्यादा संक्रामक है? नहीं, देखिए, ऐसा मेरे हिसाब से ये कहना कि ये वेरिएंट बच्चों के लिए ज़्यादा संक्रामक है या इन्फेक्शियस है, वो नहीं होगा। ये वायरस इन्फेक्शियस है। जो भी इसके सामने आएगा उसको वो इन्फेक्शन देगा।
अगर वो अनवैक्सीनेटेड है तो उसमें इन्फेक्शन ज़्यादा एक सीवियर रूप धारण कर सकती है, और अगर वैक्सीनेटेड है तो वो सीवियर इन्फेक्शन से बचेगा। नाउ अब जैसे दुनिया में गवर्नमेंट के जो प्रोटोकॉल्स रहे हैं, पहले एट रिस्क इंडिविजुअल्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइनर्स को दिया गया, फिर ओपन किया गया अबव 60 पॉपुलेशन पे, फिर एडल्ट पॉपुलेशन को ओपन किया गया, डायबिटीज जिनको कोमॉर्बिडिटीज थी उनको ओपन किया गया, और दुनिया में अब लास्ट कैटेगरी जो वैक्सीनेशन ओपन हो रही है वो है बच्चों की, और उसमें भी पहले किया गया 12 से 18, फिर 5 से 12, फिर अब लेस देन 5 की भी बात हो रही है। तो ये हम स्ट्रेटिफाई प्रायोरिटाइजेशन क्यों करते हैं? क्योंकि जो बच्चे होते हैं, जैसे आपने बोला, वो सबसे कम रिस्क पे हैं एक सीवियर डिजीज के लिए, और वो आज भी ट्रू है, और वो ओमाइक्रॉन के लिए भी ट्रू है। मतलब कहने का ये है कि बच्चों में इन्फेक्शन, चाहे वो डेल्टा से हो, चाहे वो ओमिक्रॉन से हो या किसी से हो, वो एक एडल्ट के रिलेशन में नॉर्मली ये देखा गया है कि वो इन्फेक्शन कम सीवियर होती है। लेकिन वो बच्चे उतने ही एफिशिएंट ट्रांसमिटर्स होते हैं, उतने ही एफिशिएंट कैरियर्स होते हैं। घर में वो इन्फेक्शन लाएंगे, बूढ़े बुजुर्ग को इन्फेक्शन हो जाएगी, और सीरियस भी हो जाएगी, लेकिन बच्चों को ज्यादा नहीं होगा। अब ओमिक्रॉन स्ट्रेन में हम बच्चों की बात ज्यादा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अनवैक्सीनेटेड ग्रुप रह गया है। तो ये एक ससेप्टेबल ग्रुप है, ये वो ग्रुप है जिसको इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा है, और ये फिर इन्फेक्शन घर में लाएंगे, अपने दूसरे बच्चों को देंगे, तो ये इन्फेक्शन ज्यादा फैलेगी। क्या इसकी वजह से हमें बच्चों में वैक्सीनेशन को स्टार्ट करना चाहिए या जल्दी करना चाहिए? वो देखिए, अगेन हर कंट्री का अपनी एक प्रायोरिटी लिस्ट है। सबसे बड़ी प्रायोरिटी अगर आज हिंदुस्तान की हम बात करें, तो जैसे कहते हैं 50% एलिजिबल एडल्ट पॉपुलेशन को हमने वैक्सीन दे दिया है। फिर भी 50% अभी रह गई है। वो कई लोग ऐसे हैं, 85% को फर्स्ट डोज मिल गया, अभी सेकंड डोज मिलना बाकी है। तो आई थिंक इंडिया के लिए पहली प्रायोरिटी तो यही है कि जो अभी अनवैक्सीनेटेड एडल्ट पॉपुलेशन है उनको करें। फिर बात हो रही है कि थर्ड डोज दिया जाए कि नहीं, वो एट रिस्क पॉपुलेशन को, हेल्थ केयर वर्कर्स को, फ्रंट लाइनर्स को, अबव 65 को मेरे हिसाब से देना चाहिए। एंड फिर बात आती है बच्चों की, तो मेरे हिसाब से ये प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए हमारे देश में। जी डॉक्टर साहब, इसके पहले जब कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत ज़्यादा फैला था, तब इम्यूनिटी की बात बहुत ज़्यादा हो रही थी और लोग तमाम तरह से अपने शरीर की इम्यूनिटी और मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। क्या इस वायरस के संक्रमण में भी अगर किसी के शरीर की इम्यूनिटी मजबूत है तो उसको संक्रमण कम होगा या बीमारी नहीं होगी? और दूसरी बात मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि तरीका क्या है सही इम्यूनिटी बढ़ाने, क्योंकि बहुत सारे मिसकंसेप्शन भी हैं इसको लेकर के। सही तरीका क्या है कि जिसके ज़रिए कोई अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ा सकता है? देखिए, किसी भी इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। तो एक होती है जनरल इम्यूनिटी, कि वो आपकी बॉडी की जनरल इम्यूनिटी अच्छी है तो आप किसी भी इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। वो कैसे बनती है? वो बनती है एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करना, अच्छी न्यूट्रिशन लेना, और स्ट्रेस कम रखना। ये एक जनरल प्रिंसिपल्स हैं। आप फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खाएंगे, जंक फूड नहीं खाएंगे। वेट, ये देखा गया है कि कोविड का चाहे कोई भी स्ट्रेन हो, अगर मोटापा है, ओबेसिटी है, तो वो आपको ज्यादा सीवियर डिजीज देगी। तो ओबेसिटी से कैसे बचना है? फिटनेस होनी चाहिए, ठीक ढंग का खाना खाना चाहिए। अब हम दूसरी बात करते हैं, कोमॉर्बिडिटीज, डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, किडनी डिजीज है। इन सब चीजों से क्या होता है? बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, जनरल इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो आप रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शंस कम हो जाता है। एचआईवी है, एड्स है, कैंसर की प्रॉब्लम है, उसमें बॉडी की इम्यूनिटी लो होती है। तो कोई भी वायरस इन्फेक्शन, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन इंसान को हो सकती है, खास कोविड नहीं, कोई भी। अब अगर हम बात करें कोविड से बचने के लिए इम्यूनिटी, तो वो हम अब स्पेसिफिक इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। तो कोविड से बचने की इम्यूनिटी अदर देन द जनरल इम्यूनिटी, जो भी हमने बातें की, वो तो चाहिए चाहिए। वैक्सीन ही एक तरीका है, क्योंकि ये एक नोवल नोवल कोरोना वायरस है, नोवल वायरस है जो इससे पहले कभी ह्यूमन काइंड ने, मैन काइंड ने नहीं देखा था। तो बहुत सारे वायरसेस ऐसे होते हैं जिनका हमें बचपन में या अपनी लाइफ में धीरे धीरे एक्सपोजर हुआ है और बॉडी ने अपनी इम्यूनिटी बुला ली है। या कुछ ऐसी होती हैं इम्यूनिटी जो हमें जब बच्चा पैदा होता है तो माँ से बच्चे में ट्रांसमिट हो जाती है, क्योंकि माँ को एक्सपोजर हो चुका है। लेकिन ये कोरोना वायरस, जैसे मैंने बोला, नोवल कोरोना वायरस है। ये हमारी प्रीवियस पुश्तों ने, जनरेशंस ने, दुनिया ने कभी नहीं देखा। तो इसकी प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज कहीं नहीं है। तो इससे इम्यूनिटी लेने के लिए या बचने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, जो मैन मेड वैक्सीन है। या दूसरा तरीका है कि अगर आपको पहले पिछले 1.5 साल में कोविड हो गया है तो आपकी एक इनेट इम्यूनिटी बन गई है। तो इन दो तरीकों के अलावा तीसरा कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है अभी आज की तारीख में कि जिससे कोविड से बचे या लड़े। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर
कोविड से बचना है या एटलीस्ट उसकी सिवियरिटी को कम करना है और इस पैंडेमिक को हमें खत्म करना है, तो वैक्सीन से बढ़िया, कोविड वैक्सीन से बढ़िया इफेक्टिव अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने का और कोई तरीका नहीं। जी, डॉक्टर साहब ये जो बात आपने बताई मुझे लगता है कि ये बहुत से लोगों के बहुत सारे मिसकंसेप्शन भी दूर करेगी, क्योंकि लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में मल्टीविटामिन्स खाने की एक आदत सी बना ली थी। क्या आप ये सजेस्ट करेंगे कि इस तरह से बिना डॉक्टर की सलाह के मल्टीविटामिन्स या दूसरे जो इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं उनको लेना ज़रूरी है, उससे कुछ फ़ायदा होता है? बिल्कुल भी नहीं। इसमें सिर्फ आप एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बिज़नेस बढ़ा रहे हैं। इसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप एक न्यूट्रिशियस बैलेंस्ड डाइट खाते हैं, तो उसमें हर तरह का विटामिन और मिनरल्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भगवान ने दिए हैं हमें। तो इसके अलावा हमें ऊपर से नहीं लेना अनलेस अंटिल किसी को कोई स्पेसिफिक डेफिशिएंसी है। अब किसी को आयरन की डेफिशिएंसी है, तो उसको हम आयरन देंगे। उसको विटामिन बी 12 या दूसरे विटामिन्स मल्टीविटामिन्स देने का कोई फायदा नहीं। किसी को विटामिन बी 12 की कमी है, किसी को कैल्शियम की कमी है। तो जो और उसके स्पेसिफिक रीजंस होंगे, वो आपका डॉक्टर ही उसके टेस्ट करके डायग्नोज करके बताएगा कि आपको इस पर्टिकुलर विटामिन या माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, जिसके आपके शरीर में हमें लक्षण दिख रहे हैं, उसको हम ट्रीट करेंगे। अननेसेसरी ऐसे विटामिन्स खाते रहना। अब ये कितने लोगों ने जिंक खाया है, जिंक का कोई फायदा नहीं हुआ। इनफैक्ट कई रिपोर्ट्स आई हैं कि जिंक से कोविड का वायरस ज्यादा स्प्रेड इन्फेक्ट कर सकता है बॉडी के सेल्स को। तो इसलिए अननेसेसरी विटामिन्स लेना, हर्बल सप्लीमेंट्स लेना या ये ओवर द काउंटर सप्लीमेंट्स लेना, मेरे हिसाब से बिल्कुल इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है, इनफैक्ट नुकसान हो सकता है। तो के डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के आप इनको दवाई के रूप में लें, सप्लीमेंट्स के रूप में मत लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ बात करने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कोरोना को हराना है कि आज के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करते रहिए, वैक्सीन जरूर लगवाइए और विज्ञान से जुड़े रोचक कार्यक्रमों और विश्वसनीय जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया साइंस चैनल। नमस्कार।